Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. 30 अक्टूबर 2021 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तस्वीरें ट्वीट करते हैं जिसमें मोदी पोप फ्रांसिस के गले मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। उन तस्वीरों के कैप्शन में मोदी लिखते हैं कि मेरी पोप से विभिन्न मुद्दों पर बात हुई और उन्हें मैंने भारत आने का निमंत्रण दिया है। इस तस्वीर के बाद लोगों ने इसके अलग अलग मीनिंग्स निकाले। किसी ने इसे गोवा और मणिपुर के चुनाव से जोड़ा तो कैथोलिक समाज ने इस मुलाकात को अच्छी नजर से देखा। प्रधानमंत्री की ऐसी मुलाकातों के बाद भी देश में क्रिश्चियंस के प्रति नफरत और उन पर हमले एक दूसरी कहानी कहते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की जॉइंट रिपोर्ट क्रिश्चियन अंडर अटैक ने इंडिया के मुताबिक साल 2021 में 273 दिन के अंतराल में 300 से अधिक क्रिश्चियनों के प्रति हिंसा के मामले उनकी UCF टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में कुल 159 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कर्नाटक में 32 मामले, ये सभी आखिरी 9 महीने की हैं। इन 300 मामलों में से 28 मामलों में पूजा का स्थान या चर्च को नुकसान पहुंचाया गया है। इस मामले को समझने के लिए हमने एक पीड़ित से बात करी जो बताते हैं कि क्रिश्चियन प्रेयर करने के कारण उन्हें और उनके परिवार को गांव के पूर्व प्रधान ने मारा। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब उनके गांव से इस आरोप पर उन्हें बाहर निकाल दिया है कि वो जबरन और लोभ देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दीपावली जो अमावस का दिन होता है ना सर, 4 तारीख को, तो अमावस मना रहे थे कर्नाटक सब लोग। तो पिताजी भी लाए थे सब कुछ, तो वहां पर जलाए हुए थे हम लोग खुशी में कि चलो ठीक है, दीपावली है, कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं तो पटाखा वड़ाखा इन लोग को भी ला दो दगाने के लिए। तो सब लोग दगाए। उसके बाद ये तकरीबन 8:30 बजे का समय था, 8:30-9 बजे का। जो हर पूर्व प्रधान हरकेश सिंह था वो बहुत शर्मिंदा हो गया था कि इन लोग को हम जेल में बंद भी नहीं करवा पा रहे हैं, बार बार जेल में जा रहा है तब भी छूट के चला आ रहा है। अभी ऐसा करो, इनको ऐसा मारो कि ताकि जिंदा ही न रहे। उसके बाद कहना पूरे घर को निषाद और ठाकुर लोग मिलके पूरे घर को हमारे घेर लिए। 6-7 लोग थे, मतलब 6-7 घर था। हमारे 5 चाचा हैं तो 5 लोग का घर अलग अलग था, 5 घर को घेर लिए। उसके बाद करीबन लगभग 100-150 लोग आए थे, बाहर से भी कुछ लोग को मंगवाया था मारने के लिए। फिर सब लोग जुट के हमारे पूरे परिवार को मारा। हम तो जान बचा के अपना भाग गया, तुरंत वहाँ रुका नहीं। मैं बोला कि अगर मैं बचूंगा तो कम से कम पुलिस फोर्स तो मंगवा सकता हूँ, बुला सकता हूँ, 112 पे कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने वहां से चुपके से निकल के उनको धक्का उक्का देके भाग लिया। करना के वो था गन्ना है, उसे खेत खेत जाके कम से कम 500 मीटर दूरी पहुंच गया। वहीं पर प्रधान का घर था। तो जाके मैंने प्रधान को सारी बात बताया जो अभी इस वक्त प्रधान हुआ है। तो उन्होंने तुरंत फोन किया एसओ के पास, एसओ भी फोन नहीं रिसीव किया। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है क्या बोलते हैं, नेता मंत्री विधायक जो है, विधायक के पास उनके विधायक भी फोन नहीं उठाए। और सीओ के पास भी दोबारा फोन किया, सीओ भी फोन नहीं उठाए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। फिर एक पुलिस वाले के पास फोन लगा कर्नक थाने पे, हमारे भीटी थाना है कर्नक, तो वहां पर फोन लगा तो पुलिस वाला फोर्स लेके फिर आया। एक गाड़ी पुलिस आई, फिर सब लोग छोड़ के भागे। तो काफी चोटें हमारे पूरे परिवार को आया है। कम से कम लगभग 19-22 लोग थे। 22 लोग में 19 लोग को काफी चोटें आई है। तो करीब 2-3 लोग हम लोग बच गए हैं जो चोरी से चुपके से भाग लिए थे गांव से छोड़ के। अभी भी ऐसा स्थिति है कि जो हमारे यहाँ का सीओ है वो कोई भी प्रशासन वहां पर नहीं दे रही है। और जो हमारे यहाँ का पूर्व प्रधान हरकेश सिंह था वो 4-6 लाख रुपया सीओ को दे दिया है। ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग भी छोड़ दे, चलो ठीक है, जो होगा सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। चलो भी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग की बात मानने के लिए तैयार ही क्यों नहीं हो रही कि ऐसा हुआ है, जो कि 14-15 लोग घायल हुए हैं। सिबु थॉमस साल 2015 से ईसाइयों पर हो रहे हमले को लेकर काम कर रहे हैं। उनकी संस्थान परसिक्यूशन रिलीफ ऐसे पीड़ित ईसाइयों की आर्थिक और कानूनी मदद करती है। थॉमस बताते हैं कि वर्ष 2000 के बाद देश में ईसाइयों के प्रति ऐसे हमले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बढ़ते पैटर्न के लिए वो केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं।
2014 का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2015 से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बात जरूर बढ़ी है। और पहले हो सकता है इतनी ज्यादा ट्रैकिंग नहीं होती होगी, लेकिन अपनी संस्थाएं हैं जो रिकॉर्ड करती है केसेस को, तो उसकी वजह से स्पष्ट जानकारी है इस बात का, और डेफिनेटली ट्रेंड बढ़ा है। और हमने बड़ी उम्मीद की थी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसमें 3 तरीके से उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद उन्होंने लास्ट इलेक्शन के बाद एक पॉइंट जोड़ा था सबका साथ। उसमें उन्होंने बड़ा प्रोमिनेंटली कहा था। और लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि ये जो फेनेटिक ग्रुप्स जो है, रीजनल फेनेटिक ग्रुप्स जो नेशनल भी है रीजनल भी है, उसका मशरूमिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30% से ऊपर जो नौजवानों का मन जिस तरीके से माइंड करप्ट किया जा रहा है, देश को रिलीजन के बेसिस पे बांटा जा रहा है, वो एक खतरनाक ट्रेंड है। क्योंकि भारत सब मिलकर जो एक भारत का नागरिक है, हर नागरिक का यही उद्देश्य रहता है भारत को बिल्कुल ऊंचाई के स्तर तक पहुंचाया जाए। उसमें हर कोई मेहनत करता है, कोई एक सेगमेंट नहीं मेहनत करता है, सारे सेगमेंट मेहनत करते हैं। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि जो ये भारत को बिल्ड किया गया 75 साल में, उसको बहुत जल्दी तोड़ा जा रहा है। वो बहुत दर्दनाक किस्सा है। और इनफैक्ट जो 75 साल की नींव जो डली है, उसको नींव को आप धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हो और उसको गिराते जा रहे हो, जबकि नींव को मजबूत करना चाहिए। ये जो ट्रेंड है, इसके ऊपर जो नेशनल लीडरशिप को, इट्स हाई टाइम, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन चाहे छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस सरकार है, लेकिन वहाँ पे बुरी हालत है, बदतर हालत है। ठीक है, इसमें मैं अभी कोई सरकार का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो भी सरकार है वो रीजनल फेनेटिक ग्रुप्स में जिसमें यूथ इन्वॉल्व है, उनको श्रेय क्यों दिया जा रहा है, बस एक ही सवाल। थॉमस अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये फेनेटिक ग्रुप्स अक्सर बेतुके कारणों से हमला करते हैं और लोगों में भ्रम फैलाते हैं। इन मामलों में अक्सर पुलिस पर भी अधिक प्रेशर होता है, इसलिए वो कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीज एक विदेशी भगवान है, यूरोप से या अमेरिका से आया है, जबकि जीसस का कनेक्शन यूरोप या अमेरिका से कभी हुआ ही नहीं है, ना वो कभी गया है वहाँ पे, वो इजराइल में पैदा हुआ बड़ा हुआ। पता नहीं लोगों का यूरोपियन मतलब जो ब्रिटिश राज के साथ कनेक्ट करके उसको ऐसा रंग दिया है। तो अगर मेरा कोई पर्सनल एनकाउंटर हुआ के साथ, तो कोई दुनिया की ताकत मुझे अलग नहीं कर सकता ना। और दूसरी बात, मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी बीमारी का बहाना है। विश्व हिंदू परिषद, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन है, उसने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी कर ये बात सामने रखी कि संगठन अवैध धर्मांतरण के खिलाफ देशव्यापी कैंपेन लॉन्च करेगा। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के धर्मांतरण करने के बाद भी जो संवैधानिक अधिकार मिल रहे हैं, उसे हटाने की बात भी रखी। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल से हमने जब बीजेपी के मध्य प्रदेश के विधायक के बयान पर सवाल पूछा, तो वो कुछ यूं जवाब देते हैं। मैं उनके बयान की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बयान को एंडोर्स करता हूँ। मैं मानता हूँ कि चादर मुक्त और फादर मुक्त ये देश होना चाहिए। चादर और फादर क्या है? इसका मतलब ये है कि जिहादियों से मुक्त होना चाहिए, और जो धर्मांतरण के सरगना फादर रूपी वेश बदल करके भारत की अस्मिता और भारत की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो हमारे इतिहास, महापुरुष और उनके से जुड़े हुए जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका हरण कर रहे हैं लोग। अच्छा, आप देखिए कि चर्च द्वारा प्रायोजित जो जिस तरह का धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है, वो रोकना चाहिए। विनोद जी से जब हमने देश में ईसाइयों की जनसंख्या और उनके दावों में अंतर की बात की, तो वो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन टर्म का इस्तेमाल करते हैं और समझाते हैं। चीज में आप ये समझाइए, आप कह रहे हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन कोई जो सेंसस है उसमें जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बिल्कुल जैसी है वैसे की वैसी है, जैसे एब्सोल्युटली बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। द थिंग इज दैट कि आपने कभी एक टर्मिनोलॉजी सुनी है, क्रिप्टो क्रिश्चियन? यस, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना जी, उसी तरह का क्रिप्टो क्रिश्चियन होता है। अच्छा, क्या होता है ये थोड़ा समझाइए। भारत के अंदर अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जिनका नाम विनोद, सुरेश, अशोक, महेश मिलेगा, बट उसका जो सरनेम है वो जोसेफ, जॉन्स, डिसूजा,
सलवा होगा, और कभी कभी वो भी नहीं होता। विनोद को कन्वर्ट करने के लिए आपने कोशिश करी, विनोद कन्वर्ट हो गया किसी लोग। इस मामले को बेहतर से समझने के लिए हमने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की रिसर्च क्रिमिनलाइजिंग अगेंस्ट फेथ को खगोला। इस रिपोर्ट में हमने दो अहम बातें समझी। पहला, पीड़ित पर पोस्ट वायलेंस का असर कैसे होता है, और दूसरा, विजिलेंटे ग्रुप द्वारा हिंसा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहादुरी के साथ क्यों शेयर की जाती है। मानवीयत्री PUCL की सदस्य हैं, वो हमें समझाती हैं कि इन हिंसाओं के बाद पीड़ित आर्थिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी कमजोर हो जाता है। मानवी उदाहरण देकर बताती है कि एक गांव में ये पास्टर पर कुछ लोगों ने अटैक किया, जिसके बाद उनको प्रेयर करने के लिए कोई भी स्थान किसी भी व्यक्ति ने नहीं दिया। परिणाम स्वरूप पास्टर को गांव से 44 किलोमीटर दूर पूजा स्थल बनाना पड़ा। अपनी रिसर्च को समझाते हुए मानवी बताती हैं कि सोशल मीडिया पर हिंसा का वीडियो पोस्ट करते हैं, जिससे वो समाज में एक संदेश देते हैं कि आप अगर दूसरे धर्म के हैं तो आप अपने पर्सनल स्पेस में भी अपना धर्म का पालन नहीं कर सकते। ये आम जनता को ये बताते हैं कि पुलिस और सरकार हमारे साथ है। ये इनके सेलिब्रेशन का एक तरीका है। मीडिया की भूमिका पर बात करते हुए मानवी कर्नाटक के मुख्य टीवी चैनल दिग्विजय 24/7 का उदाहरण देती है। दिग्विजय 24/7 ने एक शो अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने खुलेआम क्रिश्चियंस के खिलाफ टूल किट दी और उसमें बताया कि किस प्रकार यदि आप कोई ईसाई को धर्म परिवर्तन या किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त हुआ देखते हैं तो तुरंत पुलिस को बताएं। उस प्रोग्राम के में चैनल काल्पनिक आंकड़े दिखाकर लोगों के अंदर एक डर पैदा करता है। मानवी ने प्रोग्राम का नाम कन्वर्जन इज स्कैरियर देन टेररिज्म बताया। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.